हेलो पीपल, दिस इज आदिति फ्रॉम लॉ डेब्यू। आज हम बात करने वाले हैं 820 के एग्जाम में वन ऑफ द मोस्ट नंबर गेनिंग सब्जेक्ट विच इज PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपकी पूरी एम जर्नी में। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले MCQ से, लाइक ऑलवेज। जैसे कि हर बार हम पहले MCQ करते हैं, उसके बाद हम PYQ का एनालिसिस करते हैं। सो इसमें भी हम इस सबसे पहले MCQ ही सॉल्व करेंगे। सो PIL एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बिल्कुल भी लीव नहीं कर सकते हो अपने एब एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। रोल प्ले तो ये मेजर करता ही है, साथ ही साथ इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी बहुत पूछे जाते हैं। हर बार कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन शुरुआत में एक आपको आइडिया दे देती हूँ कि ये जो टॉपिक है ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है और उसका बहुत अहम पार्ट है। तो आप इसको तो लीव कर ही नहीं सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो PIL इज क्रिटिसाइज ऑन द ग्राउंड ऑफ, जनहित याचिका किस आधार पर आलोचना की जाती है? प्राइवेट मोटिव, पॉलिटिकल एंड ट्रिमेंडस इंक्रीज ऑफ लिटिगेशन, या ऑल दी अबव? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल दी अबव, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A PIL कैन बी फाइल्ड अंडर, जनहित याचिका किसके तहत दायर की जा सकती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 एंड 2, आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही साथ 133 ऑफ CPC। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 और 2, बोथ होंगे। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट इन अ PIL नोन एज कमलनाथ केस इवॉल्व्ड। तो सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका जिस मामले में कमलनाथ मामले के रूप में माना जाता है, ये किसके आधारित पर विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, लोक न्यास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मूव PIL इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा कि PIL को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कौन ले जा सकता है? ऑप्शन 1, एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन। ऑप्शन 2, NGO और एसोसिएशन विद पब्लिक स्पिरिट। ऑप्शन 3, ग्रुप ऑफ पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन हु हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट, या नन ऑफ अबव? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्पिरिटेड पर्सन हो, NGO का हो, एसोसिएशन का हो, या कोई भी ग्रुप ऑफ स्पिरिटेड पर्सन हो, तो कोई भी इसको मूव कर सकता है थ्रू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज अ केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट? तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, PIL से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बेसिकली केस लॉ से तो बहुत पूछे जाते हैं, और वही केस लॉ जो लैंडमार्क केसेस होते हैं वही बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा केस है जो पब्लिक इंटरेस्ट से डील करता है? ऑप्शन 1 है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, मिनर्वा मिल्स, म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम, या ऑल द अबव? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों ही केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको डीप भी पढ़ सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से कुछ पूछ लिया जाए। खासकर ये विशाखा वाला तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आजकल ये पूछा भी बहुत जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली डोमेस्टिक वुमेन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995, इन दिस PIL विच इशू was exposed बिफोर द कोर्ट? ओके, तो दिल्ली घरेलू कार्य महिला फोरम बनाम भारत संघ एक केस है। इस जनहित याचिका में न्यायालय के सामने क्या मामला आया था? तो इसमें कौन सा मामला आया था? उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, द फ्लाइट ऑफ सम डोमेस्टिक मेड्स वर सेक्सुअली असॉल्टेड बाय आर्मी मैन। कुछ घरेलू नौकरानियों की दुर्दशा जिन पर सेना के पुरुषों पर लैंगिक उत्पीड़न किया गया था। ठीक है, ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी। मैं बोल रही हूँ ना, ये सारे केस लैंडमार्क केसेस और यही पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें से कि आप, अगर आपने एक बार पढ़ा है ना, तो आप आंखें बंद करके आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Right of free legal aid was recognized as a fundamental right under Act 21 of Indian Constitution in the case of। तो निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार को भारतीय संविधान के अधिनियम 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित किस मामले में मान्यता दी गई थी? तो पहला ऑप्शन है हुजायरा खातून, दूसरा है एमएच हॉस्कोट, ऑप्शन 3 मधु मेहता या 4 रूडल शाह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, एमएच हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वॉज द कंसेप्ट ऑफ PIL ओरिजिनेटेड? तो ये तो इंट्रो का क्वेश्चन आ गया कि PIL जो है कहाँ से ओरिजिनेट किया गया था। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, who was the Chief Justice of India when the concept of PIL was introduced to the Indian judicial system? उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब PIL की अवधारणा भारतीय न्यायिक प्रणाली में पेश की गई थी? ऑप्शन 1 M हिदायतुल्ला, ऑप्शन 2 AM अमादी, ऑप्शन 3 AS आनंद या ऑप्शन 4 PN भगवती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, PN भगवती। अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशू अ नंबर ऑफ डायरेक्शन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वुमेन इन वेरियस फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड रिहैबिलिटेट देयर चिल्ड्रन थ्रू वेरियस वेलफेयर measures so as to provide them with dignity of person, means of livelihood and socio-economic development in the case of। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में वेश्यावृत्ति के विभिन्न रूपों में महिलाओं की रोकथाम व विभिन्न कल्याणकारी उपायों के माध्यम से उनके बच्चों को पुनर्वास के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए ताकि उन्हें आजीविका और सामाजिक आर्थिक विकास के साधन प्रदान किए जा सके? ऑप्शन 1 विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ऑप्शन 2 गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम या ऑप्शन 4 शीला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पेटिशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ। तो उपराजनातक पाचिका क्यूरेटिव पेटिशन की अवधारणा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में पेश की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा। देखिए बहुत सारे अभी तक जो क्वेश्चन पूछे हैं मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, वो सारे क्वेश्चन केसेस से रिलेटेड है जो कि लैंडमार्क केसेस है। तो आप समझ गए हो कि लैंडमार्क केसेस की कितनी इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट में। अगला क्वेश्चन है, PIL is a relaxation of which of the following requirement? जनहित याचिका निम्नलिखित में से किस आवश्यकता में छूट है? जुरिडिक्शन, लोकस स्टैंडाई, बोथ या नन ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, लोकस स्टैंडाई। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ PIL? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सी जनहित याचिका में का मामला नहीं है? तो केशव नंदा भारती केस है, विंसेंट नारायण केस है या यूनियन ऑफ इंडिया या विंसेंट पानी कुलरांगा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, केशव नंदा भारती केस। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट ट्राइब्यूनल कैन नॉट एंटरटेन अ PIL? निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय जनहित याचिका पर विचार नहीं कर सकता है? ऑप्शन 1 सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन 2 हाई कोर्ट, ऑप्शन 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल या नन ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। द यूटिलिटी ऑफ PIL, जनहित याचिका की उपयोगिता है क्या है? Realize locus standi, the proceeding are non-adversarial, procedural,
रिक्वायरमेंट आर लिबरलाइज्ड या ऑल दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल दी अबव। ये सारी इसकी यूटिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the petitioner, a professor of political science who had a substantial research and deeply interested in ensuring proper implementation of constitutional provision, challenged the practice followed by the Bihar in promulgating a number of ordinances without getting the approval of the legislature. The court held that the petitioner has a member of public as had a sufficient interest to maintain a petition under Article 32 that relate to। तो इस क्वेश्चन में आपको पूरा केस का आउटलुक दे दिया गया है कि ऐसा-ऐसा केस था। एक बिहार के एक प्रोफेसर थे, वो जो पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा रिसर्च करते थे, फिर बिहार गए, ये सब सारी इन्होंने बातें बता दी है केस के अंदर कि अब आपको बताना है कि ये जो मामला था, ये किससे रिलेट करता है। तो ऑप्शन है इसका केस आपको बताना है कि कौन से केस में था। तो पहला केस है परमानंद कटारा, दूसरा है डीसी वाधा, तीसरा है नीरजा चौधरी या चौथा है चमेली सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, डीसी वाधा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस वाले केस का ये पूरा मामला है जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोफेसर थे जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट में बहुत ही रुचि रखते थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सेम उसी क्वेश्चन की तरह है कि आपको इस केस का पूरा आउटलुक बता दिया गया कि इस केस में क्या क्या हुआ था। अब आपको बताना है कि ये केस कौन सा है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या पूरा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको ये पूरा पीडीएफ विद आंसर्स आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने क्वेश्चन रीड आउट कर लिया हो तो मैं इसके ऑप्शन पे आ जाती हूँ कि कौन सा होगा। तो ये पीएन भगवती का केस है जिन्होंने ये जजमेंट दिया था। इन ये सब बातें हुई थी इस जजमेंट के अंदर। अब आप बताइए कि ये कौन-सा जजमेंट है? तो डायरेक्ट मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर होगा एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर केस रिलेट टू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है ना, आपने श्योरली सुना भी होगा। तो ये केस किस चीज से डील करता है? ओलियम गैस लीक, गंगा वाटर क्लीनिंग, चाइल्ड लेबर या बॉन्डेड लेबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ओलियम गैस लीक। What is the leading decision in the case of मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? तो मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय क्या था? ऑप्शन 1 राइट ऑफ हियरिंग, ऑप्शन 2 सेपरेशन ऑफ पावर, ऑप्शन 3 डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या ऑप्शन 4 रूल ऑफ एविडेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, द राइट ऑफ हियरिंग, सुनवाई का अधिकार। मिस यूज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ PIL मीन्स। तो जनहित याचिका की प्रक्रिया का दुरुपयोग का अर्थ क्या है? फाइलिंग PIL फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट, फाइलिंग PIL फॉर ऑब्लिक मोटिव या फाइलिंग PIL ओनली फॉर पब्लिसिटी या ऑल दी एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल दी एबव। The phrase file a PIL ostensibly in public interest but in fact to serve personal or private interest mean। एक जनहित याचिका दायर करे जाहिर तौर पे लोकहित में, लेकिन असल में व्यक्तिगत या निजी हितों की सेवा के लिए शब्दों का अर्थ है। ऑप्शन 1 फाइलिंग PIL फॉर प्रोटेक्शन फॉर ओनली पब्लिक इंटरेस्ट, फाइलिंग PIL फॉर प्रोटेक्शन ओनली बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों, या फाइलिंग PIL फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओनली प्राइवेट इंटरेस्ट, या फाइलिंग ऑफ PIL alleging to be public interest but actually seeking the protection of private interest। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 कि फाइलिंग PIL फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओनली प्राइवेट इंटरेस्ट, केवल निजी हितों की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका PIL को दायर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फाइलिंग पीआई सॉरी सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 कि फाइलिंग ऑफ फ्रिवलस PIL रिजल्ट इन। तुच्छ जनहित याचिका दायर करने का क्या परिणाम होता है? तो इंक्रीज बैकलॉग ऑफ केसेस, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज या लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम
फॉर हियरिंग अदर जेन्युइन केसेस या ऑल द अबव। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप कोई भी ऐसी फर्जी पीआईएल को दायर करोगे, तो उसका ये सारी ही चीज़ें बैकलॉग करती है, ठीक है? जैसे कुछ मामले जो बोझ बढ़ा देते हैं, संस्थानों का अपव्यय या फिर और जो जेन्युइन केसेस है उनको होने में देरी होना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। Which of the following category of cases will not entertain as PIL? निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के मामले जनहित याचिका के रूप में विचारणीय नहीं होंगे? ऑप्शन 1 फैमिली पेंशन, ऑप्शन 2 petition from right victim, ऑप्शन 3 neglected चिल्ड्रन या फिर ऑप्शन 4 लैंडलॉर्ड टीनेज मैटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 लैंडलॉर्ड टीनेज मैटर। मकान मालिक किराएदार के मामले जो हैं वो पीआईएल में कैटेगराइज्ड नहीं होंगे। हु इज नोन एज फादर ऑफ द पीआईएल? ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन, आपको पता ही होगा कि पीआईएल के फादर कौन है। तो ऑप्शन नंबर 4 पीएन भगवती। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल पर्पस ऑफ पीआईएल? निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का आधार उद्देश्य नहीं है? ये नॉट ज़रूर पढ़ना इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे पर्पस उसका पीआईएल का नहीं है। ऑप्शन 1 विंडिकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, ऑप्शन 2 फैसिलिटेट इफेक्टिव एक्सेस ऑफ जस्टिस, ऑप्शन 3 मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट या ऑप्शन 4 गेटिंग फेमस एंड मेकिंग वेल्थ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 कि गेटिंग फेमस एंड मेकिंग वेल्थ, जो इसका रियल पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। इन हुजायरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इमर्ज एज अ फंडामेंटल राइट अ बेसिक। ऑप्शन 1 राइट ऑफ स्पीडी जस्टिस, ऑप्शन 2 राइट ऑफ क्लीन इन्वायरमेंट, ऑप्शन 3 राइट ऑफ फ्री लीगल एड या नन ऑफ अबव। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑफ स्पीडी जस्टिस। Which of the following case may be considered as the first reported case of PIL? Okay, तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मामला है जो भारत के जनहित याचिका में पहला दर्ज मामला माना जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 एसपी गुप्ता का केस, ऑप्शन नंबर 2 हुजायरा खातून का केस, ऑप्शन नंबर 3 एमसी मेहता या ऑप्शन नंबर 4 कल्याणेश्वरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 हुजायरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ पीआईएल? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको पता ही है इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीआईएल कैन नॉट बी फाइल? तो पीआईएल हम किसके अगेंस्ट नहीं फाइल कर सकते, कैन नॉट बी फाइल्ड? ऑप्शन 1 स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन 2 सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन 3 प्राइवेट पार्टी या फिर ऑप्शन 4 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 अगेंस्ट अ प्राइवेट पार्टी। प्राइवेट पक्षधर के खिलाफ में हम कोई भी याचिका फाइल नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, in the light of the guidance issued by the Supreme Court of India, on which of the following issue a PIL cannot be entertained by the court? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचारण नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन 1 बॉन्डेड लेबर मैथड, ऑप्शन 2 petition from jail and premature release, option number 3 matter pertaining to neglected children या ऑप्शन 4 petition against police for refusing to register a case। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 कि petition against police for refusing to register a case। अगला क्वेश्चन है कि किस मामले में जेल के एक कैदी ने शारीरिक यातना का वर्णन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र भेजा था जो जनहित याचिका अग्रिम बन गया था? हालांकि बाद में न्यायालय ने पत्रों पर विचार किया गया था और
विचार करने की प्रार्थना को छोड़ दिया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला है, हुज़ायरा खातून का केस था, सुनील बात्रा का था, मुक्ति मोर्चा का था या नरसिम्हा राव का था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, सुनील बात्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है कि इन द अर्ली 1980 अ सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप डिस्कवर्ड सर्व एक्सप्लॉइटेशन एंड लेबर वर्किंग इन द स्टोन क्वारीज नियर दिल्ली. The worker, including many children, were working in extremely hazardous conditions, living in makeshift shelter, and were effectively trapped in a cycle and depth of forced labor. तो 1980 की बात है कि एक तो सोशल एक्टिविस्ट का एक ग्रुप था, ये बॉन्डेड लेबर की तरह काम करता था एक फैक्ट्री में जो दिल्ली में थी, ठीक है? और ये जो वर्कर थे इसमें बहुत सारे बच्चे भी थे और ये बहुत ही वहाँ पे हज़ार्डियस कंडीशन थी फैक्ट्री की, मतलब प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं था जो होना चाहिए था। और बहुत सारी शिफ्ट लगती थी, जो शेल्टर थे वो भी प्रॉपर मेंटेन नहीं थे। और और एक तरीके से जो वहाँ के जो फैक्ट्री के लेबर थे ना, वो एक तरीके के डेब्ट में आ गए थे और एक तरीके के फोर्स लेबरिंग करते थे ज़बरदस्ती। द कंडीशन रिवील सिस्टमैटिक वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। और जब ये सब बातें पता चली तो पता चला कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट का जो उल्लंघन हो रहा है। द सुप्रीम कोर्ट was approached to look into the dire circumstances of the working person and there one of the following view of the court was sustained in the set identify from the following. ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि वहाँ काम करने वाले लोगों की भयानक परिस्थितियों को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क ही किया गया और उक्त मामले में कोर्ट ने निम्नलिखित विचारों में से एक को माना गया। अब वो बताइए वो कौन सा मामला था। अब यहाँ 4 ऑप्शन दे दिए गए कि पहला कोर्ट ने ये बोला है कि इनको कानूनी निःशुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए या फिर इनको जो है मुआवजा देना चाहिए जो इनके साथ इतनी बुरी प्रताड़ना हुई है, या इनको जो है आर्टिकल 21 के तहत ये तो बहुत फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ ना कि अगर आप किसी से ज़बरदस्ती फोर्स लेबरिंग करा रहे हो। या फिर बोला गया कि कोर्ट ने फैसला सुना है कि केवल सरकारी एजेंसियाँ, ना कि सामाजिक कार्यकर्ता श्रम अधिकारों के संबंधित याचना दायर कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर एज अ फंडामेंटल राइट फ्रॉम द आर्टिकल राइट ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्टेटमेंट 1 है कि इन पीआईएल केस द कोर्ट प्लेज अ पैसिव रोल सिमिलर टू ट्रेडिशन केसेस। जनहित याचिका मामलों में न्यायालय पारंपरिक मामलों के समान निष्क्रिय भूमिका निभाता है। स्टेटमेंट 2, पीआईएल इज प्राइमरी फोकस ऑन इंडिविजुअल डिस्प्यूट। ऑप्शन 2 है हमारा, सॉरी स्टेटमेंट 2 है हमारी, ये जनहित याचिका मुख्य रूप से जो इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स होते हैं लाइक सिविल केसेस जो होते हैं उनको डील करता है। तो अब हमें बताना है कि ये कौन-सा करेक्ट होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या कोई भी नहीं सही है, ठीक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 कि दोनों स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। पीआईएल केसेस जो होते हैं वो कोर्ट कभी भी पैसिव रोल नहीं करता है अकॉर्डिंग टू दी ट्रेडिशनल केसेस। और पीआईएल जो है वो कभी भी फोकस नहीं करता है इंडिविजुअल के डिस्प्यूट्स को। अगला क्वेश्चन है कि गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्टेशन ए एंड अदर इज लेबल एज रीजन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, उसका रीजन भी दिया गया। अब आपको बताना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट ये है कि द कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई इज अ रिलैक्स्ड इन पीआईएल केसेस। इसका रीजन क्या दिया है कि पीआईएल अलाउ एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन टू अप्रोच द कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दोज हु कैन नॉट रिप्रेजेंट देमसेल्फ in the concept in the context of above two statement, which one is following correct। अब इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लगती है, ठीक है? तो अब आप बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, या पहली सही है या दूसरी सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1
कि दोनों स्टेटमेंट शुड ठीक है हमारी ट्रू है, लेकिन जो स्टेटमेंट सेकंड वाली है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ ए के। ठीक है? अब यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपके एक एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पीआईएल का प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। तो एब 10 से लेके एब 19 तक के सारे क्वेश्चन बताए हैं कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अगर शुरू की हम बात करें एकदम इनिशियली की लाइक एब 10, 11, 12 में, तो यहाँ पे आपके बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे इसमें। लेकिन अब जो 7 ईयर्स से हम देख रहे हैं, 5 ईयर्स से जो हम देख रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की इंक्रीमेंट हो रही है और हो सकता है कि इस बार 4 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाए। देखो, मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके डायरेक्टली केस लॉ से पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको केस लॉ पता है तो आप डायरेक्टली सही आंसर लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको लैंडमार्क केसेस पढ़ने होंगे। तो बहुत सारे केसेस हैं और ये सारे केसेस जो क्वेश्चन है हमारे ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया तो आपके काम नहीं आने वाला है। हो सकता है ये वाले क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ लिए जाए, वरना पीआईएल में तो आने ही आने हैं। मतलब 4 क्वेश्चन आप मान लो, इसमें से आएँगे ही आएँगे और हो सकता है कि इंक्रीमेंट भी हो जाए। तो यही है हमारा पेपर का एनालिसिस। आपको बहुत अच्छे से केस लॉ पढ़ने हैं और एक बात और, आपको केस लॉ तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ ही साथ आपको इसका बेसिक जो इंट्रो वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि फादर ऑफ पीआईएल और पीआईएल को कौन नहीं दायर कर सकता है, पीआईएल कौन किस मामलों में दायर की जाती है, इस तरीके के क्वेश्चन ये भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है? एंड वन मोर थिंग कि ये जो पीआईएल का सब्जेक्ट मैंने आपको आज कराया है ना, ऐसे ही और मैंने 2 सब्जेक्ट और करा रखे हैं व्हिच इज़ कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड सेकंड एसआरए एक्ट। ये दोनों ही मैंने अब करा लिया, आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर लेना।